तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 के सभी सूत्र के बारे में, जितने भी फॉर्मूले हम लोग अभी तक पढ़े हैं, जितने भी फॉर्मूले होते हैं, सारे फॉर्मूले इसमें एक ही वीडियो में कवर किया गया। तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा और पूरे के पूरे सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे। और ये इसमें बनाने में बड़ा समय लगा है, तो आप लोग इसको बिल्कुल स्किप ना करिएगा, सारे फॉर्मूले समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं हम सभी लोग, और सभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो किस प्रकार से कौन सा यूज होता है, तो वो सब बताते हुए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर समझिएगा संख्या क्या होती है। तो संख्या होती है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 10 अंक होते हैं। ठीक है। अब उसमें से ऑड नंबर, इवन नंबर होते हैं ना। इवन नंबर होता है सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया कट जाएं। ध्यान देना, 2 से पूर्णतया कट जाएं। एग्जाम्पल में होता है 2 4 6 8 10। और फिर विषम संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से न कटे, पूर्णतया न कटे, जैसे 1 3 5 7 9 होता है। और प्राकृतिक संख्या समझिएगा, नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अंत तक जाती हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11। या फिर कह सकते हो 1 2 3 4 5, यानी जो शुरू से होते हैं, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, और 5 है, 6 है, 7 है। तो ये सारे कैसी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और फिर ध्यान दीजिएगा 5 नंबर पर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ठीक है, 0 से शुरू हो जाती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और नेचुरल संख्या में ध्यान देना, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और नेचुरल संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो इसको अच्छे से ध्यान देना। और अभाज्य पूर्णांक संख्याएं जो माइनस से स्टार्ट होती हैं, जैसे -3 से चलेंगी और +3 तक, यानी जो माइनस से स्टार्ट होकर प्लस तक जाती हैं, तो वो समझिएगा, वो बच्चों कैसी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ जाइएगा। तो वो संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो वो संख्याएं बच्चों कौन सी होती हैं, संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं। अब समझिएगा आगे। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है, यहाँ पर आगे हम लोगों के आ चुका है। इसमें देखिएगा फटाक से, बहुत जल्दी से आगे देखिएगा। इसमें अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, है ना। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से, मतलब खुद से कटें और किसी भी अन्य संख्या से ना कटे। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में समझिएगा, 2 3 5 7 11, ये सारी संख्याएं होती हैं। और फिर ध्यान दीजिएगा असह्य अभाज्य संख्या। असह्य अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिनका HCF 1 होता है। जिनका HCF बच्चों कितना होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो कम से कम 2 संख्याओं से कटते हैं। जो कम से कम 2 से अधिक या 2 संख्याओं से कटे, तो वो सारी संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, वो सारी संख्याएं कैसी होती हैं, भाज्य संख्याएं। अब हालांकि ये यूक्लिड वाला हट चुका है, तो इसको नहीं पढ़ना है तुमको, इस सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद देखिएगा परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या आती हैं। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखो ये परिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कहलाती है, जैसे 2 3/5 22/7। और यहाँ पर जैसे √16 लिख दिया तो √16 का 4 आ जाएगा, √25 लिख दिया तो √25 का 5 आ जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। फिर देखो यहाँ पर अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 है, √3 है, √π है और √5 है, etc। तो ये सारी कैसी संख्याएं बच्चों, यहाँ पर ये सारी संख्याएं हैं अपरिमेय संख्या। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस लेसन से वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड थे। ठीक है, इसको क्वेश्चन को अच्छे से लगाना है। ये फार्मूलों से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, फार्मूलों से ही रिलेटेड हैं। ये पूरा टॉपिक एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें फार्मूले भी लिखे होंगे। हाँ देखो, यहाँ पर ये फार्मूले लिखे हुए, यहाँ पर देखिए, ये शांत और अशांत संख्या में। अब यहाँ पर देखिए, ये वो एक फार्मूला आता है HCF और LCM फाइंड करने के लिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। इसका फार्मूला क्या बन जाता है, ये बच्चों बन जाता है PX और इंटू QX, और बराबर में क्या बन जाता है, HCF इंटू LCM। तो ये फार्मूला भी बन जाता है PX इंटू QX बराबर HCF इंटू LCM। और फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है शांत व अशांत वाला। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसे P/Q के रूप में लिखा गया है, और Q जिसमें 2 की पावर m है ना। देखो 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n के रूप में बन रहा है, तो वो शांत होगा। हर, उसका हर जो होता है ना, अंश बटे हर लिखा जाता है P/Q, तो जो हर होगा उसका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो वो शांत हो जाएगा। और यही संख्या देखो P/Q का दशमलव प्रसार अशांत होगा, जब Q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं होगा। 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। और इस वाले में ध्यान दो, सबसे लास्ट में जो लिखा है संगत असंगत वाला, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझिएगा, यहाँ से समझो, यहाँ से समझिए, यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए जल्दी फटाक से देखिए, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से जो संगत असंगत का दिया गया है,
पहला देखो दो चर वाले समीकरण का फॉर्मूला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, और फिर होता है a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का सूत्र होता है। पहला देखिएगा, पहला समीकरण क्या बनता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल और संगत, और फिर ध्यान दीजिएगा a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या बनता है, समांतर रेखाएं, कोई भी हल नहीं और असंगत। और फिर ध्यान दीजिएगा तीनों जब बराबर होती हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये संपातीय रेखाएं, अनंत हल और ये संगत होता है। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। ये वाला यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर के आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल समझ जाइएगा। और फिर यहाँ पर देखिए, जब हम लोग कोई भी रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए कुल 3 विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर कुल 3 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उन सभी विधियों को भी समझ लीजिए। पहली विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि, है ना। फिर दूसरी विधि क्या होती है, विलोपन विधि, और तीसरी विधि क्या होती है, वज्र गुणनखंड विधि। देखो प्रतिस्थापन में क्या होता है, समीकरण 1 से 2 में, या जैसे समीकरण 1 से 2 में रख सकते हो ना, समीकरण 1 से 2 में x का मान रखा जा सकता है। विलोपन में क्या होता है, विलुप्त कर सकते हो, इसमें किसी भी समीकरण का गुणा कर सकते हो, जोड़ कर सकते हो, भाग कर सकते हो, और मतलब कि माइनस घटाना कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये विलोपन विधि होती। कभी कभी क्वेश्चन में आपको विलोपन विधि से भी क्वेश्चन आ जाता है, पूछ देता है, और प्रतिस्थापन विधि से भी क्वेश्चन पूछ देता है। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समान चिन्ह तो घटाना, जैसे कोई भी समीकरण लिखिए, जैसे 2x और प्लस 3y इक्वल टू 5, और दूसरा लिखा है 3x और प्लस 4y या 3y इक्वल टू 7। जब समान चिन्ह हो तो समान चिन्ह, देखो समान चिन्ह है तो यहाँ पर घटाया जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान देना। विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ा जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट विधि आती है वज्र गुणनखंड विधि। इसका फॉर्मूला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से समीकरण का फॉर्मूला क्या बन जाता है, पहले जब हम लोग x ले लेंगे तो ये b1 b2 बन जाएगा। देखो b1 और b2 बन गया। और फिर यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखो बच्चों, जब यहाँ पर हमने x लिया तो ये b1 b2 बन गया। जब यहाँ पर हम लोग ये c1 c2 बचेगा, जब माइनस का y लेंगे तो a1 a2 और c1 c2, और इसी तरीके से अचर पद तो 1 और a1 a2 b1 b2। तो इसका फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से निकाल देते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला वज्र गुणनखंड विधि का आ जाता है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि दोनों को बराबर करने पर देखा जाता है, जिसमें दोनों चीज़ें बराबर करनी हो। ठीक है, अब देखो ये समय चाल दूरी, चाल बराबर, इसमें फार्मूला ध्यान देना, चाल बराबर जो मेन फार्मूला होता है उससे निकलता है दूरी बटे समय होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इस चीज़ को समझिएगा। और फिर यहाँ पर समझो बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाता है। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नदी धारा की चाल जैसे x मानी जाती है, नाव की चाल, तो यहाँ पर एक चीज़ आता है विपरीत प्रवाह के अनुकूल दिशा में, तो यह अनुकूल दिशा में उसकी चाल जुड़ जाती है। ध्यान देना, प्रतिकूल दिशा में माइनस हो जाता है, यानी उसी दिशा में कहे, ध्यान देना, धारा की चाल तो x प्लस वाई हो जाएगा, या अनुकूल दिशा में कहे तो भी, और विपरीत दिशा में कहे, किसमें कहे बच्चों, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हो जाता है x माइनस वाई। ठीक है, या फिर y माइनस एक्स, जो भी माना गया होगा उसमें वही हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस, देखो ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना, a नॉट इक्वल टू 0, जो द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c बराबर 0, दो घातें होती हैं, दो मूल होते हैं, दो मान निकलते हैं, तो यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और दो क्रमागत संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं, देखो यहाँ पर x और x प्लस 1 होता है। और फिर मूल ज्ञात करने के लिए कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और श्रीधराचार्य विधि। तो पूर्ण वर्ग बनाकर ये फार्मूला लगा सकते हो। पूर्ण वर्ग के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लिख सकते हो। और इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान बी स्क्वायर और माइनस का 4ac अपान में 4a स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। वो श्रीधराचार्य का ये फार्मूला होता है। और वज्र गुणनखंड, और जब गुणनखंड किया जाता है तो वो सिंपल होता है। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण के कुछ सूत्र आते हैं, इसे बोलते हैं बीजगणित सूत्र, इसे बोलते हैं बीजगणित सूत्र, है ना। बीजगणित सूत्र होते हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये देखो बीजगणित सूत्र दिए गए हैं, तो ये वाले सारे सूत्र समझिएगा। पहला फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ठीक है, 2 हो गए। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी, और फिर यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। 3 वाले पद जो होते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या 2 कॉमन ले सकते हो। ये 9 नंबर पे भी फॉर्मूला आता है। इसमें क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए, ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आता है एक द्विघात समीकरण का विविधकर रूप, विविधकर का रूप उसका फॉर्मूला क्या होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान दो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर देखो विविधकर का ये रूप फॉर्मूला लिखा है। अब इसमें 3 जब मान निकलते हैं तो वो कैसे निकलते हैं आप समझिएगा। यहाँ पर पहला जो मान निकलता है, समझो यहाँ पर विविधकर का जो फॉर्मूले का मान निकलता है वो कैसे निकलता है, हाँ ये विविधकर का, तो ये डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो ये फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर और माइनस का 4ac, ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर समझिएगा डी इज ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 है, या कह सकते हो डी का मान पहले किस में है, धनात्मक में है, तो मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। या डी का मान 0 है तो मूल बराबर होंगे, तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ पर ध्यान देना डी का मान माइनस में है, तो माइनस में है तो डी का मान तो क्या आ जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिर निर्देशांक ज्यामिति में देखिए कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं। इसमें कोई भी 2 बिंदु दिए जाते हैं जिसमें ए और बी दिया गया है, तो ए का मान होता है x1 y1 और b का मान होता है x2 और y2। तो यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 ले लिया जाता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बन जाता है x2 माइनस x1, ठीक है, और का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर मूल बिंदु ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु 0,0 होता है। किसी भी बिंदु के मध्य बिंदु निकालना हो तो उसका फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2/2 बन जाता है, y बराबर y1 प्लस y2/2 बन जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा अंतःविभाजन का सूत्र होता है, जैसे अंतःविभाजन का तो कैपिटल X इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन हट चुके हैं। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन हट चुके हैं, तो इस चीज़ को भी अच्छे समझिएगा। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो होते हैं, जो आपको 10th में भी काम आएंगे और 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे। यानी समझ लीजिए चाहे मैथ पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, या मैथ पढ़िए और चाहे फिजिक्स पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, सभी में आपको ये देखने को मिलेंगे। ध्यान देना, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आप बेसिक से समझिएगा। देखो 1 डिग्री, जो भी कोई भी डिग्री होती है तो 60 मिनट होते हैं, वो मिनट को ऐसे डिनोट करते हैं 60 मिनट। और फिर ध्यान दीजिएगा 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, यानी डबल डैश लगा होता है। फिर यहाँ पर समझो बच्चों, एक समकोण जो होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री, या फिर 90 अंश लिख सकते हो। एक रेडियन होता है, देखो एक रेडियन जो ये होता है ना 180/पाई, है ना, डिग्री में। जस्ट इसको अपोजिट करते थे, 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 डिग्री इक्वल टू हो जाता है पाई/180 रेडियन। ठीक है, तो ये देखिएगा त्रिभुज। अब कोई भी त्रिभुज जो बना होता है उसमें समझिएगा क्या होता है, जैसे कोई यहाँ त्रिभुज बना है, समझो कोई त्रिभुज बना है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंबकर्ण आधार। अब पहचानोगे कैसे, पहले पहचानो, देखो थीटा के सामने वाली, जैसे ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। यदि हम लोग थीटा चेंज कर दें, जैसे मान लो थीटा अभी यहाँ पर ऐसे बना दें, इसको 1 मिनट, थीटा यदि हम चेंज कर दें तो वहाँ पर भी उसके मान बदल जाते हैं। तो इस चीज़ को भी समझिएगा। जैसे ये हमने थीटा हम यहाँ पर बदल दिया, 1 मिनट, यहाँ पर ये थीटा कर दिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो समझिएगा थीटा के सामने वाले, पहले पॉइंट में थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। चलो ठीक है, तो ये लंब हो गया। और फिर ध्यान दीजिएगा समकोण, ये समकोण है, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये समकर्ण हो जाएगा। ठीक है, और फिर तीसरी भुजा जो बची हुई भुजा है वो आधार हो जाएगी। और फिर ध्यान दीजिएगा इसमें जो फार्मूला लगता है पाइथागोरस प्रमेय में, जब त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं दी गई हो, तीसरी भुजा निकालना। और यहाँ पर ध्यान देना, एक समकोण त्रिभुज होता है तभी फार्मूला लगता है इसमें। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ही लगता है। इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वो किस में फार्मूला लगता है, समकोण त्रिभुज में ही। उसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, लंब को एल से प्रदर्शित करते हैं और आधार को किससे प्रदर्शित करते हैं, आधार को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो ये मेन फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, और इसी से सारे फार्मूले बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी अच्छे से समझिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है,
त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, ठीक है। तो ये कर्ण लंब आधार हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से निकाले जाते हैं समझो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने फार्मूला लिख लिया लाल बटे कक्का। हाँ ये देखो, ये ऐसे फार्मूला लिखा जाता है। इसको यदि हम लोग फार्मूले से याद रखते हैं तो फिर ज़्यादा सही रहता है। पहले नंबर पे साइन, दूसरे नंबर पे कास, तीसरे नंबर पे टैन, चौथे नंबर पे कॉसेक और पांचवें नंबर पर सेक, छठे नंबर पे कॉट आता है। तो पहले नंबर पे देखो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। और न्यून कोण जो होते हैं वो 90 अंश से कम होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। जो न्यून कोण होते हैं बच्चों, न्यून कोण हमेशा कैसे होते हैं, न्यून कोण हमेशा 90 अंश से कम होते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा सबसे मेन चीज़ जो आई है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये टेबल जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि टेबल से ही आप जितने भी फार्मूले हैं, या फिर चैप्टर 8 हो या फिर कहो चैप्टर 9, तो उन सभी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी फार्मूले हैं, यदि आपको टेबल नहीं याद है तो इसमें से आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। टेबल बहुत मस्ट है, जरूरी है। जितने अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सको ये टेबल बिल्कुल रट लो, चाहे जैसे रटो, उस चीज़ को समझना है तुम्हें। यहाँ पर देखो साइन 2a के फॉर्मूले 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर एक होता है, इसको याद रखना है। और फिर दूसरा होता है cos 2a का इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर है अपान 1 + tan स्क्वायर। फिर tan 2a का देखो 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर है। और फिर यहाँ पर देखिए थीटा अलग डिवाइड किए गए हैं, और थीटा और 0, 30, 45 इस तरीके से मान सभी चेंजमेंट किए गए हैं। देखो थीटा है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस 0 का 1 हो जाएगा, कॉस 30 का √3/2 रिवर्स हो जाएगा, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। और फिर ध्यान दीजिएगा tan 0 का 0 होता है, tan 30 का होता है 1/√2, tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित यानी वो अनंत होता है। ध्यान देना, अपरिभाषित का मतलब अनंत। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, 1/0 = इन्फिनिटी होता है। और फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ ध्यान देना, 1 मिनट बता ही देते हैं तुमको। 1/0 = क्या होता है, ध्यान दो बच्चों। यहाँ पर 1/0 = होता है इन्फिनेटिव, है ना। और 1/∞ = होता है 0। अब एक फार्मूला होता है tan थीटा = क्या होता है, साइन थीटा और अपान में कॉस थीटा, ये भी समझिएगा, ठीक है। और फिर कॉट थीटा = क्या होता है, कॉस थीटा और अपान में साइन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा अपान साइन थीटा। जैसे कॉस tan का तो tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1 और tan 60 का √3 और tan 90 का परिभाषित। कॉट में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कॉट 0 का 0, कॉट 0 का इन्फिनेटिव और कॉट 30 का √3, कॉट 45 का 1 और कॉट 60 का 1/√3, कॉट 90 का 0 और सेक 0 का 1 और सेक 30 का 2/√3, सेक 45 का √2 और सेक 60 का 2 और सेक 90 का इन्फिनेटिव। कॉसेक 0 का इन्फिनेटिव होता है, कॉसेक 30 का 2 हो जाता है, और कॉसेक 45 का √2 और कॉसेक 60 का 2/√3 और कॉसेक 90 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसमें। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और ध्यान दो, एक चीज़ जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, एक चीज़ तुम्हें ध्यान देने योग्य ये है क्या, अब समझो एक चीज़ क्या ध्यान देने योग्य है कि एक चीज़ ये ध्यान देने योग्य है, थीटा बराबर 45 अंश पर, यहाँ पर समझिएगा थीटा बराबर 45 अंश पर बराबर होते हैं। थीटा बराबर 45 अंश पर बराबर होते हैं कौन से, साइन किसके बराबर होता है, ध्यान देना, साइन कॉस के बराबर होता है, साइन कॉस के बराबर होता है। टैन किसके बराबर होता है, तो टैन कॉट के बराबर होता है। और सेक किसके बराबर होता है, सेक कॉसेक के बराबर होता है। तो ये भी ध्यान देना कि मतलब कि सेक और कॉसेक ये थीटा बराबर 45 अंश पर ये सभी मान कैसे होते हैं बच्चों, ये सभी मान बराबर होते हैं, इसको नहीं याद करना है। और फिर यहाँ पर ध्यान दो, तुमको व्युत्क्रम सूत्र याद करना, साइन = 1/cos A, cos A = 1/sin A, cos A = 1/sec A, sec A = 1/cos A। फिर यहाँ पर ध्यान देना, tan = sin A बटे cos A, या tan का अपोजिट 1/cot A होता है, cot = cos A बटे sin A या फिर 1/tan A। और फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन फार्मूला है जिसमें सर्व समीकरण वगैरह दी होती, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 और फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1 और फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। तो ये सारे फार्मूले बेसिक से होते हैं जो सर्व समीकरण में यूज़ किए जाते हैं, इनको भी अच्छे से याद रखना है। अब देखो अगला जो है हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है, इसमें ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वगैरह होते हैं, उसमें समझिएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें क्या होता है ध्यान देना, उन्नयन कोण होते हैं और अवनमन कोण होते हैं। उन्नयन कोण होता है जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है। और अवनमन कोण क्या होता है, जब हम लोग कोई कोण ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं। ये देखो अवनमन कोण है, यहाँ से जो कोण बनेगा ये थीटा और ये थीटा इक्वल होगा, तो ये कोण अवनमन कोण होता है। और यहाँ पर ये है उन्नयन कोण, जैसे नीचे से बनाया जा रहा है, नीचे से ऊपर, और ऊपर से जब नीचे आता है कोई कोण तो वहाँ पर अवनमन कोण बन जाता है, ठीक है।
इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, यदि किसी वस्तु या मीनार को देखने के लिए आंखों को ऊपर करना पड़े तो उन्नयन कोण होगा, यदि किसी वस्तु या मीनार को देखने के लिए आंखों को नीचे करके देखना पड़े तो वो अवनमन कोण होगा। अब यहाँ पर ट्रिक ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी आधार लंब कर्ण आधार, जैसे कोई भी डायग्राम ऐसे बनता है तो लंब कर्ण आधार होता है कि नहीं होता है, लंब कर्ण आधार होता है, तो ये लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आधार किसको मानना है, छाया जैसे आ जाए, है ना, पाद बिंदु आ जाए, या दो वस्तुओं के बीच की दूरी आ जाए, या ऊंचाई आ जाए, मीनार आ जाए, सीढ़ी आ जाए, पतंग की डोर आ जाए, तो इसको आधार मानना है, उसको लंब मानना है। ऊंचाई जैसे आ जाए तो लंब मानना है हमेशा, कर्ण, पतंग की डोर और सीढ़ी तो हमेशा तिरछी होती है ना, तो इसको कर्ण मानना है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। अब अगला देखिए यहाँ पर दिया है छोटा कोण हमेशा दूर बनता है। जैसे दो कोण दिए गए 30 अंश और 45 अंश, जैसे कोई भी दो कोण दिया गया, एक कोण दिया गया थीटा बराबर 45 अंश और दूसरा दिया गया थीटा बराबर 30 अंश। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, छोटा कोण हमेशा दूर ही बनेगा, दो एक साथ जब बन रहे हैं तो यहाँ पर बिना देखे आप लग 30 अंश यहाँ पर लिख देना और 45 अंश यहाँ पर लिख देना, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर ध्यान दीजिएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कौन कौन से होते हैं, आर त्रिज्या होती है, डी व्यास होता है, वृत्त की परिधि होती है सी बराबर 2πr। फिर ठीक है, वृत्त की परिधि या सी बराबर 2π इंटू डी कर सकते हो, फिर आर इक्वल टू डी अपान 2 या फिर डी इक्वल टू 2πr हो सकता है, डी इक्वल टू 2r। आर रेडियस है यहाँ पर ध्यान देना, आर त्रिज्या होती है, आर त्रिज्या होता है, डी व्यास होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² होता है। तो पाई का मान प्रमाणित होता है 22/7 या फिर पाई का मान 3.14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखना है। अब अगला देखिए, इसमें जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई। कह रहा है एक ऐसा बिंदु जिसकी दूरी समान रहती है वृत्त का केंद्र कहलाता है। मतलब एक ऐसा कोई भी बिंदु है जिसकी दूरी समान रहती है हमेशा, तो वृत्त का केंद्र कहलाता है। और फिर ध्यान दीजिएगा त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी की व्यास कहते हैं। आर बराबर डी अपान 2, यही फॉर्मूले सब लिखे हैं। सी बराबर 2πr और उसका क्षेत्रफल 1 बराबर एरिया है। और फिर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, तो ये भुजा का मात्रक होता है ना। और यदि क्षेत्रफल का मात्रक निकालना हो, क्षेत्रफल का मात्रक कैसा होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चीज़ को भी अच्छे समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिज्यखंड से संबंधित जो फॉर्मूले आ जाते हैं उस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी त्रिज्यखंड बना हुआ है, त्रिज्यखंड और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है तो समझिएगा। थीटा कोण द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। और वही चाप से संबंधित आ जाए, चाप की लंबाई वाला, तो θ/360 2πr हो जाता है। दीर्घ वृत्तखंड, ये पार्ट जो है बना हुआ है ना, दीर्घ वृत्तखंड, ये है लघु वृत्तखंड। ये कैसा है, लघु वृत्तखंड, इस चीज़ को ध्यान देना। दीर्घ वृत्तखंड का जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो वहाँ पर समझिएगा दीर्घ वृत्तखंड के लिए हम लोग लघु वृत्तखंड को घटा देते हैं और पूरा पहले वृत्त का निकाल लो, फिर जब पूरा निकाल लो उसका और फिर ये वाला पार्ट घटा दिया जाएगा, ये वाला पार्ट क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। तो इस चीज़ को भी अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हाँ वही है। और लघु वृत्तखंड के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, यदि याद रहे तो ज़्यादा सही है। लघु वृत्तखंड के लिए θ/360 और ये लघु के लिए जो एक सूत्र होता है उसको याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, θ/360 है ना, θ/360 πr² और माइनस का 1/2 r² sin थीटा। तो ये फार्मूले से याद कर सकते हो इसको θ/360 से, ठीक है। 1 घंटे में 360, हाँ 1 मिनट में ध्यान देना, 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है, तो 1 मिनट में ध्यान देना बच्चों 6 डिग्री कोण बनता है, 6 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अच्छे से समझिएगा। और फिर यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या समझोगे, इसमें देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या दिया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उनके फॉर्मूले दिए गए, जैसे घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH। अब यहाँ पर फिर से समझो, सेंटीमीटर या फिर मीटर किसका मात्रक होता है, भुजा का मात्रक होता है ना। और यदि सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं लिखा है या मीटर स्क्वायर लिखा है तो उसका मतलब होता है क्षेत्रफल है, ये क्या है बच्चों, क्षेत्रफल है। और यदि यहाँ पर दिया है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब दिया गया है तो यहाँ पर समझिएगा वो आयतन है, वो क्या है, आयतन है, ठीक है। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन L × B × H होता है। घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H² होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट LB + BH + HL होता है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L + B × H लिया जाएगा। यहाँ पर L लंबाई, B चौड़ाई और H क्या है बच्चों, ऊंचाई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब यानी A³ और घन का विकर्ण होता है भुजा √3 और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A² और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6A²। घन के फलक का विकर्ण होता है √2a। घन की कोर होती है v⁻1/3। यहाँ पर ध्यान देना, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये घनाभ है,
ये बच्चों क्या है, घनाभ आयत के तरीके से होता है, और ये जो घन है, घन होता है वर्ग के तरीके से। किसके तरीके से होता है? वर्ग के तरीके से होता है। तो इस चीज़ को भी अच्छे से समझिएगा। फिर यहाँ पर लास्ट आया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन देखो, ये है डायग्राम किसका है? बेलन का, समझ जाइएगा। ये बेलन का है, तो ये है गोले का, ठीक है। और ये नीचे जो बना हुआ है ये है शंकु का। किसका है? शंकु का। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। फिर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, L बराबर अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तिर्यक ऊंचाई एच त्रिज्या और एच ऊंचाई और आर त्रिज्या, इसका फॉर्मूला बन जाता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर और ब्रैकेट में L प्लस आर, आर त्रिज्या, L तिर्यक ऊंचाई और एच ऊंचाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो अर्धगोला बना हुआ है, अर्धगोले से रिलेटेड क्वेश्चन, अर्धगोले से रिलेटेड देखो, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पर 3 पाई आर स्क्वायर। खोखला बेलन का जो फॉर्मूला होता है उस चीज़ को भी समझिएगा। खोखला बेलन का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इंटू एच होता है, ठीक है। और संपूर्ण पर 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस आर और वक्र पृष्ठ 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई ब्रैकेट में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एयर स्क्वायर। तो ये है खोखला गोला। तो ये कैसा है बच्चों? खोखला गोला। और ये कैसा है? ये है अर्धगोला। ये है अर्धगोला। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये अर्धगोला है, ठीक है। अब लास्ट में देखिए, इसमें जो है सांख्यिकी के जो सूत्र लिए गए हैं उनको भी दर्शाया गया है, तो वो भी समझ लीजिएगा। कौन कौन से होते हैं सांख्यिकी के फार्मूले, उनको भी समझिएगा। सांख्यिकी के देखिए यहाँ पर सांख्यिकी के कौन कौन से फार्मूले दिए गए, ये देखो सांख्यिकी के फार्मूले दिए गए हैं, ठीक है। सांख्यिकी के फार्मूले हैं, इसमें समझिएगा पहले नंबर सांख्यिकी का समांतर माध्य निकाला जाता है, तो एक्स बार होता है उसका फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस डॉट 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 एक्स ऑफ n अपान में n फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ। फिर एक्स बार बराबर ये होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। फिर ध्यान दीजिएगा बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। H क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप, जैसे 0 से 10 दिया गया तो H बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 जो सबसे ज़्यादा अधिक बार हो, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता और बहुलक वर्ग के ठीक आने के वाले बाद की बारंबारता, तो ये F2 का होता है। माध्यक का ध्यान दीजिएगा L प्लस n/2 माइनस CF होता है इंटू एच। और इसमें यहाँ पर समांतर माध्य का एक और फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो ये इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। तो इतनी देर बने रहने के लिए थैंक यू और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। यदि समझ में आया, सारे फॉर्मूले याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।